नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक देश, एक निशान, एक संविधान, एक पहचान और एक विधान देश की एकता का प्रतीक है। लेकिन अनुच्छेद 370 और धारा 35A एक देश में दो पहचान, दो विधान और दो निशान को लागू कर रहा था। मोदी सरकार ने इनको खत्म किया और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया। एक ऐसा विशेष राज्य जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग रहते हुए भी भारत से अलग कर रहा था। जब इसको मोदी सरकार ने खत्म किया तो जमकर सियासी बवाल हुआ। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए हिंदुस्तान में इतिहास बन गया। अब जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने विधानसभा में इसके बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, लेकिन यह पास हो गया। अब सवाल यह कि क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पास होने से अनुच्छेद 370 फिर से लागू हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है? आज हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव पास करने के बाद अब आगे क्या होगा। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आर्टिकल 370 और इसके साथ आपको आर्टिकल 35A को भी समझना होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि यह सब इतिहास का हिस्सा था, वर्तमान में कुछ नहीं है, और इतिहास में कुछ था वो अब नहीं रहेगा, इसका भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं जिसके साथ प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 370 इतिहास का हिस्सा रहा, वर्तमान में कहां तक पहुंचा, और हमने भविष्य लिखा ही नहीं, उसकी जगह हमने इतिहास ही लिखा है, क्योंकि इसका कोई भविष्य में दूर दूर तक नहीं है। वो क्यों नहीं है वो हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 के बहाली के प्रस्ताव को पेश किया गया, क्या वो वाकई में अस्तित्व रखता है। लेकिन फिलहाल इस टाइमलाइन को समझिए। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 पहली बार अस्तित्व में आया था। पंडित नेहरू के दौर में यह पहली बार अस्तित्व में आया। उसके बाद 14 मई 1954 को 35A को इसके अंदर जोड़ा गया और उसको भी संविधान का हिस्सा बनाया गया। उस 35A को अगर आप पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 35A के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें आगे बढ़े उससे पहले दो चार उसके क्लॉज आपको बता रहा हूं। 35A क्या पावर दे रहा था कि पाकिस्तान का अगर कोई लड़का जम्मू कश्मीर की किसी लड़की से शादी करता तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल जाती। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की लड़की भारत के अंदर ही किसी और हिस्से में किसी लड़के से शादी करती तो वहां उस लड़की की नागरिकता चली जाती। और इसके कितने दुष्परिणाम रहे उसको आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जिसने 35A को जोड़ा उसकी सोच क्या रही होगी ये समझ से परे है। बहरहाल 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब संसद के अंदर आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, राज्यसभा से भी इसको पास करा के खत्म कर दिया गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ इसे पूरे तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया गया। यह तारीख थी 5 अगस्त 2019 और इस तारीख के अपने बहुत मायने हैं। लेकिन इसके बाद 11 दिसंबर 2023 उससे बड़ी तारीख इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और कहा कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया है वो पूरे तरीके से संवैधानिक है और अब इसकी बहाली नहीं की जा सकती। बहाली कैसे हो सकती है यह भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन 11 दिसंबर 2023 वो दिन जिसमें सियासत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट यह तय करता है कि संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 370 और 35A संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद 6 नवंबर 2024 बहाली का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर पास किया गया। अब इसके मायने क्या है यह समझने की जरूरत है और अब इसको समझने के लिए आपको कुछ वक्त पहले जाना होगा
क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव 10 सालों के बाद हो रही थी। पार्टियां अपने अपने अंदाज में वहां घोषणाएं कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अपने घोषणा पत्र जारी करती है और जो घोषणा पत्र जारी करती है उसके शुरुआती पन्नों के अंदर जो लिखा होता है वो ये बता रहा था कि एनसी की सरकार अगर वहां आई तो कौन सी सियासत को शुरू करेगी। तो जरा इसको समझिए, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल कर दें और राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया है। पहले ही विधानसभा के सत्र के अंदर ऐसा करके बता दिया कि उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र में लिखा था उसको वो करने के लिए तैयार, लेकिन ये आसान नहीं है। इस घोषणा पत्र में आगे क्या लिखा था कि हम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम में भी संशोधन करेंगे। आगे लिखा है कि 2019 को फिर से तैयार करने का प्रयास करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद सबसे पहला काम यह किया गया है। राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। 5 अगस्त 2019 के बाद के उन कानूनों को संशोधित, निरस्त करने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को प्रभावित करता है। और जो ये प्रस्ताव पास किया गया है वो दरअसल इसी घोषणा पत्र का हिस्सा है, जिसके दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस न सिर्फ कश्मीर के अंदर मैक्सिमम सीटें जीतने में कामयाब रही, बल्कि जम्मू के अंदर भी एक बड़ी सेंधमारी उसने लगाई और कांग्रेस का सफाया करते हुए वहां लार्जेस्ट पार्टी वो बन गई। लेकिन क्या वाकई में जो फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि किसी में औकात नहीं है, किसी में दम नहीं है कि आर्टिकल 370 को हटा दे, और अगर आर्टिकल 370 हट गया तो देश में आग लग जाएगी। जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर में उसके बाद अब फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला उन्हीं के बेटे हैं, उन्होंने आर्टिकल 370 का प्रस्ताव वहां पास किया है, बहाली का प्रस्ताव। इसके मायने क्या है? इसके मायने आपको समझ में आएंगे कि जो आर्टिकल 370 बहाली प्रस्ताव पास किया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि यह विधानसभा जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करने वाली विशेष स्थिति और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है और उन्हें एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। हम हिंदी रूपांतरण इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह दरअसल वो प्रस्ताव है जिसको पास किया गया, वो अंग्रेजी में है और उसका हिंदी तर्जुमा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसका क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है, पैराग्राफ नंबर 2 क्या कह रहा है? ये सभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे, संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए वहां के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र विकसित करने का आह्वान करती है। इसका जो तीसरा पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है? वो पैराग्राफ इसका कह रहा है कि यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करनी चाहिए, और यह प्रस्ताव वहां पास किया गया है। इसके अलावा दरअसल सकीना मसूद इट्टू जो कि माननीय मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यह पास हो गया। हालांकि इस दौरान उमर अब्दुल्ला बैठे रहे, वहां जमकर धक्का मुक्की हुई, वहां जमकर मारपीट हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला बैठे रहे। वो क्या कह रहे हैं? वो इस प्रस्ताव के जरिए दरअसल ये कह रहे हैं कि जो भारत ने जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसको वापस से पूरा कश्मीर बना दिया जाए, इसको एक राज्य का दर्जा दिया जाए, और जो आर्टिकल 370 पहले से था, 35 से जो पहले से था, उसको बहाल करके वो तमाम व्यवस्थाएं फिर से लागू की जाए जो इससे पहले रही। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इतिहास था, वर्तमान में कुछ नहीं है और इसका भविष्य कुछ नहीं होगा। तो जो है वो सिर्फ इतिहास है, आर्टिकल 370 सिर्फ इतिहास है। लेकिन हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ। पीडीपी ने आर्टिकल 370 और 35A को फिर से बहाल करने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया।
सदन में 370 बहाल किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ था, तब भी सदन में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ और जमकर हंगामा होते होते वो धक्का मुक्की तक पहुंच गया था। लेकिन ये बवाल की शुरुआत कैसे हुई, विधानसभा विवाद और धक्का मुक्की कैसे आगे बढ़ी? दरअसल बवाल की शुरुआत हुई इंजीनियर रशीद के भाई लंगोट से विधायक खुर्शीद अहमद के एक पोस्टर लहराने से। इस पोस्टर ने सदन में माहौल को ऐसा गरमा दिया कि वहां मानो सियासी महाभारत छिड़ गई। बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस पोस्टर पर लिखा था अनुच्छेद 370 बहाल करो, राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। पोस्टर को लेकर हुई खींचतान देखते ही देखते धक्का मुक्की के अंदर बदल गई। खुर्शीद अहमद पोस्टर को लहराते हुए अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गए और कई बार टोकने के बाद भी वो नहीं माने। बीजेपी विधायकों ने पोस्टर को खुर्शीद शेख से छीन लिया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब हंगामा हो रहा था तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां मौजूद थे, पूरे शोर शराबे को अपनी सीट पर बैठकर देख रहे थे। सभापति सभी से सीट पर बैठने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये सब देखते रहे। माहौल कुछ ऐसा हो गया कि मार्शल को आकर बीच बचाव करना पड़ा। मार्शल्स ने हंगामा कर रहे विपक्ष के कुछ विधायकों को सदन से बाहर भी निकाल दिया। लेकिन जो पोस्टर लहरा रहा था वो कौन है, उस बैकग्राउंड को समझने के लिए एक और जानकारी वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जरा इसको समझिए कि शेख के भाई पर आतंकी फंडिंग का आरोप है और वो जेल में है। दरअसल बैनर लहराने वाला विधायक बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद का भाई है। राशिद को 2016 में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस लौट सकता है? क्या वाकई में मुमकिन है? इसको जरा समझिए। क्या ऐसी संभावना है कि कोई एक ऐसा दौर आ जाए जहां अनुच्छेद 370 फिर से बहाल हो जाए, 35 से फिर से बहाल हो जाए? दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है और इसे दोबारा लागू करना लगभग असंभव है। हम कह रहे हैं कि इसको दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच की मोहर लग चुकी है। तारीख हमने आपको बताई थी 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने को वैध बताया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कई तथ्यों का उल्लेख किया था। दोबारा लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ेगी। ऐसा अब राजनीतिक कारणों से संभव बिल्कुल नजर नहीं आता। भले ही केंद्र में सरकार किसी की भी हो, जो पार्टी अब अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर संसद और राष्ट्रपति के जरिए इसे लागू करने की कोशिश करेगी, उसे 80% बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का विरोध झेलना पड़ेगा। और इसके अलावा वो हमारे मुस्लिम भाई जो बिल्कुल नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 35A लागू हो, उनका भी विरोध सरकार को खुले तौर पर झेलना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी राष्ट्रभक्त एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक संविधान, एक निशान, एक विधान के साथ तो चल सकता है, लेकिन एक देश में 2 विधान, 2 पहचान, 2 निशान के साथ नहीं चल सकता। और ये जो कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने से पहले गए होंगे, वो इस अंतर को साफ समझ पा रहे हैं। और यही वजह है कि 2 संविधान और 2 निशान के खात्मे पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मोहर लगाई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अक्टूबर 1949 में अस्तित्व में आया था, जिसके तहत उसे आंतरिक प्रशासन के लिए स्वायत्तता दी गई थी। जम्मू कश्मीर के संविधान सभा में पारित प्रस्ताव के तहत उसे वित्त, रक्षा और संचार के अलावा कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया था। केंद्र ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का सहारा लिया था और कोर्ट ने भी माना कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 370 में संशोधन करने की एक तरफा शक्ति हासिल है। चूंकि राष्ट्रपति ने भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया है और इसीलिए जम्मू कश्मीर का संविधान अपने आप निष्क्रिय हो गया।
सुप्रीम मोहर लगने के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक ताकत का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के दावे को भी पूरे तरीके से खारिज कर दिया था। इसके साथ ही 2 निशान और 2 संविधान भी खत्म हो चुके हैं। वो इतिहास का पन्ना बन चुके हैं, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं और भविष्य इसका बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि जैसे ही यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर पारित किया गया, उसके बाद बीजेपी ने जमकर हमला बोला है और हमला बोलते हुए कांग्रेस से सवाल खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि इंडी गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो प्रस्ताव लेकर आई है वो भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। केंद्र के नेतृत्व वाला गठबंधन क्या दलितों, आदिवासियों, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है? गांधी परिवार को जवाब देना चाहिए। क्या वो आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के विकास और भारत के संविधान के खिलाफ खड़े हुए हैं? बहरहाल 370 को हटाना बिल्कुल आसान नहीं था। जैसे कि हम आज बात करें कि 370 को बहाल करना बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से 370 को हटाना भी आसान नहीं था। और इसीलिए अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार से पहले कोई टच भी नहीं कर पाया, उसको हटाने के बारे में सोच भी नहीं पाया। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 370 को हटाने की बात कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे थे कि मोदी जैसे हजारों आ जाएं तो भी 370 को टच नहीं कर पाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने न सिर्फ उसको टच किया बल्कि उसको संवैधानिक तौर पर हटा भी दिया। लेकिन यह हटाना वाकई में आसान नहीं था, क्योंकि 370 को हटाने में सालों लग गए। क्या उसे इतनी आसानी से वापस लाया जा सकता है, यह हर किसी के जहन में सवाल है। एक्सपर्ट यानी कि जानकार बताते हैं कि अब यह तब आसान था, ना तो यह तब आसान था और ना ही अब दोबारा इसको लागू करना आसान, बल्कि इसको लागू करना इसको हटाने से ज्यादा मुश्किल है। संविधान की गहरी समझ रखने वाले जानकारों ने बताया कि इसे दोबारा लागू करना लगभग असंभव है। केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए अच्छा खासा होमवर्क किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 अगस्त 2019 को CO 272 जारी किया था। राष्ट्रपति का यह वो आदेश था जिसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया और इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370(3) में उल्लेखित संविधान सभा की जगह इसे विधानसभा कहा जाएगा। इससे ही 370 हटाने का रास्ता साफ हुआ और यह अपने आप में इतिहास बन गया। यानी कि जब सदन इसको हटाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा रही थी, उस वक्त सदन नहीं था बल्कि जम्मू कश्मीर विधानसभा थी और इसलिए इसको हटाना लगभग असंभव है। और इसके लिए संविधान की उस बारीक जानकारी का इस्तेमाल किया गया जिसके बारे में इससे पहले किसी सरकार ने सोचा नहीं और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो CO 272 जो जारी किया गया, राष्ट्रपति का वो आदेश जिसके जरिए अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया था और इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370(3) में उल्लेखित संविधान सभा की जगह इसे विधानसभा कहा जाएगा। यानी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास शक्तियां प्राप्त थी वो बाय डिफॉल्ट वहां से ट्रांसफर होकर लोकसभा के पास आ गई थी और इसी से ही 370 हटाने का रास्ता साफ हुआ था और यह अपने आप में इतिहास बन गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि यह प्रस्ताव तो पास वहां किया गया, क्या वाकई में कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी है कि उस जोर में जब इसको हटाया गया तो विरोध किया गया और अब अपने आप को सही ठहराने के लिए वहां प्रस्ताव को पास किया गया? क्योंकि जब इसको हटाया गया था, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP के साथ कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों ने विरोध जताया था, जमकर विरोध जताया था और कांग्रेस ने यहां तक कि कोर्ट के फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की थी, असहमति जाहिर की थी। कांग्रेस के नेता P चिदंबरम ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाने का जमकर विरोध किया था, मगर कभी यह वादा नहीं किया कि वो इसे दोबारा लागू करेंगे और इसीलिए उसने जम्मू कश्मीर के घोषणा पत्र में सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। कांग्रेस अपने अल्पसंख्यक वोटर्स के लिए इसका विरोध करती रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लिए
कश्मीर में अपने जनाधार बचाने के लिए राजनीतिक दांव लगे थे, लेकिन कांग्रेस ने खुद कभी वादा नहीं किया। लेकिन जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए काम करेगी, कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन जरूर किया था। लेकिन अब अंत में आपको बताते हैं कि 370 क्या वाकई में वापस आ सकता है। हम कह रहे हैं लगभग असंभव है, लेकिन असंभव क्यों है यह भी आपको समझाते चलते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के आदेश के बाद कुछ समय के बाद राज्यसभा में भी इसको पास किया गया कि अनुच्छेद 370 अब नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि विधानसभा की शक्ति राज्यपाल में समाहित थी और देश की संसद राज्यपाल की तरफ से कानून बना सकती थी। राष्ट्रपति ने CO 373 जारी किया और इसके माध्यम से 370 पर अमल ना करने की संसद की सिफारिश को लागू कर दिया गया। इसके बाद 370 हट गया। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहाली प्रस्ताव लगाने के बाद कहा जा रहा है कि यह फिर से लागू होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई केंद्र की सरकार ऐसा करना चाहे तो क्या उनके पास इसके विकल्प हैं और क्या इतना आसान है? क्योंकि केंद्र की किसी भी सरकार को अनुच्छेद 368 के रास्ते आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 50% विधानसभाओं की मंजूरी चाहिएगी, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुश्किल है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इसकी व्याख्या कर चुका है और बता चुका है कि एक देश के अंदर 2 संविधान और 2 निशान नहीं हो सकते, इसलिए अगर लोकसभा से इसको पारित भी किया जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इसको लेकर फैसला सुना चुकी है और वो इसे कह चुकी है कि 370 संविधान का हिस्सा नहीं, और ऐसे में इसको सुप्रीम कोर्ट की चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा से पास किया गया है उस प्रस्ताव पर केंद्र मोहर लगाएगा, यह असंभव है। कोई वर्तमान के छोड़िए भविष्य की कोई सरकार लगाएगी, यह फिलहाल के लिए पूरे तरीके से असंभव। पूरे देश के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं उनमें से 50% इस पर मोहर लगाएंगी, यह भी असंभव। और राष्ट्रपति क्या वाकई में जिसके पास अपार शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के प्रपोजल को कानूनी रूप देगा, यह भी फिलहाल असंभव नजर आता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और एक देश में एक निशान, एक पहचान, एक संविधान, एक विधान और एक देश होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, एग्रेसिव ना हो,